डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अबाउट एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड आई एम श्योर you have learned a lot along the way, and you have learned to develop different kind of applications using Android. One thing I would recommend is that just like mathematics, yeah, just like when you are trying to learn any language, for example English, French, Arabic, so you need to practice a lot. Same goes for mathematics, that seeing the lectures or just reviewing the lectures wouldn't be just enough. It would be always helpful, and it is always recommended that you go and start doing your own things. एक तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं. वी स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम कि हम करना क्या चाह रहे हैं, देन वी मेक अ रफ लेआउट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, या हम उसको XML फाइल का पार्ट बना देते हैं, या हम उसको कोडिंग के थ्रू लेके चलते हैं. देन वी राइट द लॉजिक, और उस लॉजिक में हम देखते हैं कि हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट गेट्स इन्वॉल्व्ड. इसमें हमें हमारा जो बैकग्राउंड है इन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. हमने जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था दैट हाउ डिफरेंट activities or how different processes communicate with each other. Because if you remember that Android is a virtual machine environment. Virtual machine environment का क्या मतलब है? ये चीज़ भी हमने एक दफ़ा डिस्कस की थी कि there are two security concepts. One is virtual machine environment and other is sandbox environment. Virtual machine environment में क्या करते हैं हम? That virtual machine environment gives you a completely new machine, in a sense that this machine abstract the complete hardware that is present in the machine, and then gives you a complete operating system overlay on the top of it. तो आप जितनी virtual machines जो हैं spawn करेंगे, या जितनी virtual machines create करेंगे, आप उतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे होंगे, या आप उतने ही अपने हार्डवेयर की एब्स्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे होंगे. तो द आइडिया इज कि आप अगर इफ यू डोंट वांट टू द प्रोसेसेस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, या आप सिक्योरिटी मॉडल इन्फोर्स कर रहे हैं विच इज ऑफ द सॉर्ट दैट एवरी प्रोसेस इज ब्रॉट अप इन इट्स ओन वर्चुअल मशीन. इसकी डाउन साइड भी है डेफिनेटली, वो ये है कि नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट. आपकी वर्चुअल मशीन का जो मेमोरी फुटप्रिंट है, या आपकी वर्चुअल मशीन का जो एग्जीक्यूशन फुटप्रिंट है, दैट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल और वेरी एफिशिएंट. बिकॉज नाउ यू आर क्रिएटिंग मैनी वर्चुअल मशीन्स. अब अगर यू आर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट द मेमोरी फुटप्रिंट ऑफ इट, तो होगा ये कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम किसी रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स से एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इट सर्व्स द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वेरी एफिशिएंटली, लेकिन इट्स नॉट अ वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट. तो अगर आप इस एक डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर 2 या 3 वर्चुअल मशीन्स अप करने की कोशिश करेंगे, so you will start seeing a degrade in your performance, because this is a normal desktop is not supposed to work like this. जब आप ज़्यादा virtual machines आप करते हैं, तो it starts consuming the memory. जब memory consume होती है, तो आपकी जो पेजिंग है उस पर अफेक्ट होता है, आपकी जो memory consumption है उस पर अफेक्ट होता है, and ultimately you will start seeing that your system performance has degraded. दूसरी तरफ अगर आप हर प्रोसेस के लिए, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में ये नहीं होता, लेकिन मोबाइल एनवायरनमेंट में चूंकि हम कह रहे हैं कि हर प्रोसेस के लिए वी हैव टू ब्रिंग अप अ न्यू वर्चुअल मशीन, तो दिस हैज़ टू बी वेरी फास्ट. दैट इज़ कि मैं एक एप्लीकेशन पे जब जाके क्लिक करता हूँ, तो आई शुड स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स इमीडिएटली, रादर देन कि आई हैव टू वेट कि आपको खुद अंदाज़ा है कि मशीन बूट होने में कितना टाइम लेती है.
तो इफ आई हैव टू वेट दैट अमाउंट ऑफ टाइम जितना डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में एक मशीन बूट होने में ले रही है, तो देन आई वुड प्रॉब्ली अवॉइड रनिंग एनी अदर एप्लीकेशन बिकॉज आई हैव टू वेट अ लॉट टाइम. लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आप जब अपना एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं एंड दैट एनवायरनमेंट इज मेमोरी एफिशिएंट एंड दैट एनवायरनमेंट इज प्रोसेसिंग एफिशिएंट, तो देन यू आर इन्फोर्सिंग सर्टेन काइंड ऑफ सिक्योरिटी रूल्स. दूसरी तरफ सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट इज आल्सो अ सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इन आइसोलेशन, लेकिन वहां पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्पॉन होने की बजाय एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सैंडबॉक्स को हम स्पॉन करते हैं. दैट इज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है और उसके अंदर हम मल्टीपल सैंडबॉक्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं. नाउ जब एक वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट में हमारे पास एक प्रोसेस है एंड इट हैज़ इट्स ओन वर्चुअल मशीन, दैट मीन्स उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसकी अपनी मेमोरी स्पेस है. दिस प्रोसेस व्हेन इट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर वन, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम बिकॉज we have deliberately created a very isolated space for it, और अब हम चाह रहे हैं कि वो एक और किसी प्रोसेस के साथ जो कि किसी और वर्चुअल मशीन का पार्ट है, इट शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. तो इसके लिए हम स्पेशल कॉन्स्ट्रक्ट्स क्रिएट करते हैं इन एंड्रॉयड एनवायरनमेंट. ये जो प्रोसेसेस हैं हम इनको एक्टिविटीज का नाम देते हैं एंड देन there are different ways of communicating between these activities. उसमें हमने देखा the first of these method is called content provider. Content provider का आइडिया क्या है? Content provider का आइडिया ये है कि there are some structural ways of storing information inside the Android operating system. वो structural ways क्या है? वो स्ट्रक्चरल मेथड्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चरल डाटा स्ट्रक्चर जहां पर आपकी एड्रेस बुक स्टोर हो रही होती है. आपके जो ब्राउजर है वो दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन स्टोरेज फॉर योर बुक मार्क्स, फॉर द हिस्ट्री एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. देन इन एडिशन वी हैव studied that in Android we also have a SQLite built inside Android for providing us with relational database mechanism. इसको भी इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए जहां पर आप डाटा परसिस्ट कर सकते हैं and you want to utilize this data, you want to share this data among different activities, we use content provider. And the idea of the content provider is that we have a layer working underneath जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर हो रहा है एंड देन रिगार्डलेस ऑफ कि वो निचली वाली लेयर किस तरीके की है, वो किस तरीके से एक्ट हो रही है, हम उसके ऊपर अपना एक रैपर प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर हम अपनी एक लेयर प्रोवाइड करते हैं विच विल हेल्प अस गेट डाटा फ्रॉम दैट लेयर. और कंटेंट प्रोवाइडर को हमने जब डिस्कस कर रहे थे तो वी सेड दैट इट प्रोवाइड अस with 4 basic functionalities that are part of any persisted system, that are part of any database system: insert, delete, update and query. तो ये 4 जो mechanism है, content providers provide us with all these mechanisms and they will help us retrieve data. अब how can we access that data? That is through a very specialized string. जिस तरह हम नेट पे कोई भी रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वी गो थ्रू HTTP प्रोटोकॉल एंड वी से दैट ओके दिस इज एन एड्रेस एंड गो टू दिस एड्रेस एंड फेच अस द पेज दैट इज लाइंग देयर. या अगर हमने कोई फाइल FTP के थ्रू अपलोड की है तो इट आल्सो कॉरस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक एड्रेस जहां पर वो फाइल exist karegi, and if we want to retrieve that file we can get through that place. Similarly,
For content providers, we can also provide such kind of mechanism, such kind of addressing scheme, and we call it URI, Universal Resource Identifiers. What these universal resource identifiers do is that they provide us an exact path to the resources that we are trying to access. तो जिस तरीके से in normal environment या in web environment we always start with HTTP और HTTPS. तो जब हम content providers की बात करते हैं तो उनकी जो string होती है, उनका जो URI होता है, that always start with contents. So this is the unique word that we will always be using to access the contents that are stored inside a persistent place. So contents : // and from there on we start describing that what is the place that we are trying to get our data from and how to uniquely identify the record that we are trying to pull in. मैं आपको example इस तरीके से देता हूँ that let's say I want to bring in the records from contacts. जो मेरी contact list है उसमें से मुझे data चाहिए, and there are two ways of doing this. One way is that I want all the data that is inside the contact. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से बन सकती है that एक हमने कुछ अरसा पहले एक एग्जांपल डिस्कस की थी that I want to create an application जो कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनकी मुझे बर्थडेज को रिमाइंड करवाएगी. So I will have a birthday reminder application, and the way it will work is that it will set up a notification for me that okay, today is the birthday of this person. Just similarly, जब अगर आप Facebook को use करते हैं तो if the moment you log into Facebook, it will show you a message that today is birthday of this and this person. Yeah, there is upcoming birthday of this person. So I want to write a similar application. For writing such application, I would need the access to all the contacts that is in my address book. So how I will access it? Because I am not making any distinction, I will need all the records. So I will say contact/people, and that will get me all the contacts that is inside my address book. इसको थोड़ी सी refine करें अगर example को and say that I want some specific records. I want the record, the very top one, the very first record that is inside my list. I want that one. Then what will I do? Then my URI will transform into something like contacts/people/1. That means that I want the first contact inside from my contact. So this is how the the URI for content providers are formed, so that we can uniquely identify the records that we want to access and then use them. Then we moved on and we discussed intents. Intents is another way of sharing information, लेकिन फर्क यहाँ पर ये आ जाता है that intents deals with a possibly small pool of data, if you will. It's not even pool, it's a message that we want to pass from one application or one activity to another. So जहाँ content providers are dealing with the persistent data, structural data, जहाँ पर हमने data store किया and we want to retrieve it and then we want to pass it to another activity, in intents are being used in a different manner where we are passing data using messages. हम मैसेज पास करके इंफॉर्मेशन पास करते हैं, एंड these are the scenarios where the information is small. जो हम चीज पास करना चाह रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन पास करने चाह रहे हैं, it is substantially very small. उसकी एग्जांपल हमने एक देखी थी कि we started an email activity. email activity में हम we went into our inbox, we started browsing our emails. हमने उसमें से फिर view activity की, that is we started
viewing an email from one of our friends, और उसमें he embedded a link to a website. जब हमने उस वेबसाइट को खोला तो that website was actually linked to a browser. तो वो एक एक्टिविटी ने दूसरी एक्टिविटी को कॉल किया, दैट इज आर ईमेल एक्टिविटी. हमारी जो ब्राउजिंग जो हमारी व्यूइंग की एक्टिविटी थी या हमारी रीड ईमेल की एक्टिविटी थी, इट spawned another activity that was the browser. And inside browser there was a link to YouTube, and YouTube is yet another activity in Android environment. So then we moved on to YouTube. लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमने पास की दैट वाज वेरी स्मॉल. जब हम ईमेल से ब्राउज़र की तरफ गए तो वी पास्ड ऑन अ लिंक टू अ वेबसाइट. जब हम ब्राउज़र से आगे यूट्यूब की तरफ गए तो फिर हमारे पास हमने एक और लिंक पास किया, एंड दैट वाज अ लिंक टू यूट्यूब वीडियो. So we are not passing much information when we are using intents. But intents is a very powerful mechanism of passing information. And to perform certain actions, these are two things. That first of all that we are passing information. लेकिन वो हम information किस लिए pass कर रहे हैं? There should obviously be a reason behind this. कि हम अगर information pass कर रहे हैं तो one is that we want to extract some information, लेकिन ultimately उस information को उस data पे हम कोई process करना चाह रहे हैं. जिस तरह content providers में when we queried our contact list, so we wanted to write a birthday reminder. Similarly, intent, when they pass information, there is a very special reason behind this, and that is that based on these intents we can perform certain actions. Because this is the idea that when you are sitting in email and you clicked on a link, then this information is first of all passed to a browser, and second, the browser activity is started. That environment knows that now this link is intended for another activity, and that activity is started, और उसको ये information pass कर दी गई to perform the desired action. Similarly, जब हम browser से YouTube की activity को open करते हैं, तो we are doing the same thing, that first of all we are starting another activity, और उसको हम कुछ information pass कर रहे हैं that okay, this is the information that you need to act upon. And this is what intents are mainly comprised of. That is the action and data. What we are supposed to do, और वो जो action है अगर वो कुछ data consume कर रहा है तो what would that data be? इसी चीज़ को जब हमने ज़्यादा further explore किया तो we wrote a simple application which comprised of 4 buttons, or every button was supposed to start a new activity using intent. Idea was कि हमारे पास जो built in हमारे पास जो activities हैं उनको invoke किया जाए using intent mechanism. So the activity or the program that we wrote, उसमें सबसे पहला button जो था हमारा, that was supposed to launch a browser. The second button that was part of our application was supposed to dial a number. Third one was supposed to show us a location on a web page. And the fourth one was supposed to pick up a number for us from the contact list. The first 3 of them were very similar in nature, because what they were doing is that they were calling an intent and they were passing it something, passing it some information. So action and data. Action is, for example, browser के case में action was to open a browser, to fire up a browser. और data क्या था? www.amazon.com, an address of a website. So when this intent was fired, जब उस button पे हमने click किया तो this intent was fired and a browser was launched जिसने हमको एक website पे हमें ले गया www.amazon.com. The second button when clicked on was supposed to dial a number. So when we clicked on that button, it
took the information, हमने उसके साथ उसको information भी append कर दी that what is the number that is to be dialed, and it went into that activity and it dialed the number. अगर हम यहाँ पर data part को omit कर दें, that is we don't include a data part and all we do is put an action there, that is dialer, then it will simply show us a dialer of the phone. It wouldn't dial any number. So that is up to us that what kind of program that we are trying to write. अगर हमारा program जो है, it is suffice for us to just show the dialer, then we just put an intent action there and we will not put any data that corresponds to it. लेकिन if we want to that address that dialer to dial a number या that browser to show us a website, then it has to be complemented with a data segment. फिर तीसरी हमारे पास जो हमने फंक्शनैलिटी इस प्रोग्राम में ऐड की थी, that was to show a geolocation on a map. तो हमने जब डाटा पास किया तो हमने उसको क्वांटिफाई किया with the keyword GEO colon. That means these are the coordinates. This is not a simple numbers, these are coordinates. This is latitude and longitude. और इसको यूटिलाइज करते हुए the action that our application performed was to show us that coordinates on a map. तो ये तो तीनों जो पहली थी वो एक सिमिलर उनकी नेचर थी. हमारा एक एक्शन था, उसके अगेंस्ट हमने एक डाटा प्रोवाइड किया और दिस वाज showed us, or this we were able to view the result. The fourth action, the fourth functionality that we wrote was a bit different. It was different because we were using the intent to communicate with the activity that was contact list, लेकिन हमारी अब मोटिवेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी. हम पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, वी वर ट्राइंग टू extract some information from there and then we were performing some actions on that. So हमने कोड में जिस तरीके से देखा that we, unlike the first three functionalities that we wrote, in this fourth functionality our code was significantly different from the others, because first of all we have to reach कॉन्टैक्ट लिस्ट एक डिफरेंट एक्टिविटी है, वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी थी. देन वी हैड अ कॉल बैक मेथड सो दैट वी गेट बैक द इंफॉर्मेशन एंड कंटिन्यू विद दैट. So this was an example where we utilized the built-in activities and we utilized the intent methods to provide us or to help us or to facilitate us in writing them. Intents में एक और चीज भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. दो पैरामीटर्स या दो सिग्निफिकेंट एरियाज जो कि इंटेंट्स में हमें चाहिए होते हैं वो तो हमने अभी डिस्क्राइब कर दिए. दैट इज द एक्शन, दैट व्हाट इज इंटेंट, व्हाट एक्शन विल रिजल्ट इन द एज अ रिजल्ट, एंड व्हाट इज द डाटा. तो अगर हम ये पर्टिकुलर इंटेंट फायर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्शन व्यू, तो उसके अगेंस्ट व्हाट वुड बी आवर एक्शन, हम उस क्या एक्सपेक्ट करते हैं. और जब वो एक्शन हो जाएगा तो उस एक्शन को अगर कोई डाटा प्रोवाइड करना है तो वेयर वुड दैट डाटा वुड कम फ्रॉम. फॉर एग्जांपल हमने ब्राउजर को अगर फायर कर दिया तो देन इफ वी वांट टू दैट ब्राउजर टू शो अस अ वेबसाइट ऑटोमेटिकली, एक तो तरीका ये है ना कि आपने एक्शन फायर कर दिया, दैट वाज द ब्राउजर एक्शन, एंड देन यू लेट द यूजर एंटर द वेबसाइट बाय देयर ओन चॉइस. आपने कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी अगर लॉक की हुई थी तो उसको अनलॉक किया एंड यू लेट द यूजर टाइप इन द एड्रेस ही और शी वांट्स टू गो. लेकिन दूसरा मैकेनिज्म इसका ये है दैट बिकॉज यू वांटेड द यूजर टू गो टू अ स्पेसिफिक साइट. फॉर एग्जाम्पल आप एक कार शॉपिंग एप्लीकेशन आपने लिखी है, एंड व्हाट ऑल योर एप्लीकेशन डज इज
that it will let user compare and contrast between all the car models that are available in the market, and then what you would like the user, अगर आप user जो है उस पे किसी एक कार पे उसने settle हो गया, so then what you would like is to gather real time data from the internet and show him the actual prices at different places. ये कार तो थोड़ी सी जरा heavyweight example होगी. Let's tone it down a bit and let's say that we are doing the same thing for laptops. So what your application does is that it lists down all the different companies and all the models that are being manufactured by these companies, और उसके बाद you will let the user compare and contrast between these models, and once the user has finalized the model that he or she wants to buy, you want to fetch data from different websites, और या आपको एक वेबसाइट पता है जहां पर आप ये इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. All you have to do is go to the website, provide them the model of the laptop that you are interested in buying, and it will show you the different prices on different e-marketing places. For example, Amazon में इस वक्त इसकी क्या प्राइस है, अगर मैक्रो या मेट्रो are selling them online, तो उसकी क्या प्राइसेस है, and other e-store if it is, और सोनी का अपना जो ऑफिशियल स्टोर है या HP का ऑफिशियल स्टोर है, depending on that where you are, which laptop you are buying from, so what is the official price there. So the flow of your application would be that the action is browser. Of course, once you have selected the model, you want to go to a specific website, and there you want to pass it this information that okay, now show me the information about this particular model that happens to be a laptop in our case. So अब इस example में we don't want to leave it to the user that okay, I will launch the browser for you, लेकिन जब आपका browser launch होगा तो आप उसमें ये वेबसाइट एड्रेस टाइप करें, और वेबसाइट एड्रेस के बाद जहां पर वो मॉडल लिखा हुआ आएगा वहां पर आप ये वाला मॉडल एंटर करेंगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. नो, व्हाट यू वुड लाइक इज दैट you will do it automatically for the user. So once user has selected the model, you will go to the site automatically, और वहां पर आप उसे desired model की prevalent prices जो इस वक्त मार्केट में है वो दिखा दें, so that he can choose where he wants to buy from. So this is the automated way of doing things using the default activities that are present inside the Android system and the intents. So this is the combination that we are using, that intents are being fired, उसके against एक action होता है, उसके साथ एक data tag associated होता है, and these two make up to get us our desired result. एक तीसरी चीज जो कि इस intents के केस में बहुत important होती है, that is called category. Category is important when you want certain actions or certain activities to be invoked as a result of an intent action. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी को कुछ दूसरी एक्टिविटीज आकर इन्वोक कर सकें, तो then you will define a category. अब ये कैटेगरी प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से डिस्क्राइब होती है, या आपके प्रोजेक्ट में या आपकी जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें किस तरीके से डिस्क्राइब होती है. दिस कैटेगरी, टू डिस्क्राइब दिस, हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं एंड वी गो बैक टू आवर फंडामेंटल थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड व्हेन स्टार्टेड डिस्कसिंग द एंड्रॉयड प्रोग्राम. उसमें हमने डिस्कस किए थे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और हाउ डू दीज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स गेट एक्सप्रेस्ड इनसाइड एन एंड्रॉयड प्रोजेक्ट. तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने एक एक्टिविटीज़ को पहले डिस्कस किया, फिर हमने कंटेंट प्रोवाइडर्स को डिस्कस किया, फिर हम अब इंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही हमने ये कहा कि हमारी जो एंड्रॉयड manifest.xml है, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल in defining the boundaries of the application. That is, it defines us the permissions
that is what we can and what we cannot do, and also the structure of the program. तो इनसाइड दिस XML फाइल हमारे पास एक एप्लीकेशन का टैग है जिसके अंदर वी विल डिस्क्राइब, अगर हमारे पास हमने कोई एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं तो दैट गोज़ इनसाइड इट, अगर हमने कंटेंट प्रोवाइडर्स अपने यूज़ किए हुए हैं दैट गोज़ इनसाइड इट, हमारे इंटेंट्स जो हैं दैट आर आल्सो डिस्क्राइब्ड इन इट, और इंटेंट्स में हमारे जो इंटेंट फिल्टर्स हैं दैट इज़ द प्लेसेस वेयर वी डिस्क्राइब आर कैटेगरीज दैट गोज़ इनसाइड. So the way to describe a category is writing an intent filter tag inside Android manifest.xml, और उसमें हम अपनी intent का नाम लिखते हैं, जो हमारा action है उसका नाम लिखेंगे, and then we will describe the category that this action belongs to. For example, मैं इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ एक सैम्पल XML फाइल Android XML, और उसके साथ I am also showing you how to add a category inside your program. So the mechanism that we use is that we use i.add category. I have written an application, और उस application का जो package name है that is included inside the category by doing this i.add category, और जो brackets है उसके अंदर मैं अपने package का नाम include कर दूँ. Android manifest.xml में यही चीज़ जो है वो इस तरीके से डिस्क्राइब होगी that I have an intent filter tag, और उस intent filter tag के अंदर I will have first of all the name, the action name, that is in my case android.intent.action.view, और उसके बाद I have a category, that is what is the category of activities that are supposed to take care of this. In this particular case मेरे पास दो categories हैं that will take care of this intent, या ये जब action perform होगा तो इसको cater करने के लिए I have two categories. One is called default and other one is that I just added, that is net.learn-to-develop.apps. तो ये दो categories हैं जो कि ये जब पर्टिकुलर एक्शंस जो कि मेरी इंटेंट फिल्टर के अंदर लिखे हुए हैं, ये दो एक्शंस जो यहाँ पर डिस्क्राइब हुए हैं, ये जब फायर होंगे, ये जब इन्वोक होंगे तो उसके अगेंस्ट जो कैटेगरी होगी आइदर आई विल रिजॉर्ट टू द डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, और या ये जो न्यू कैटेगरी है जो कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है दैट विल कम इनटू. अब अगर मैं एक हाइपोथेटिकल कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंड आई से i.add category my app for example, so net.learn-to-develop.my app. अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि अगर आप android.manifest फाइल देखें तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती. तो नाउ व्हेन दिस कैटेगरी और या आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस कैटेगरी को मैच करने की कोशिश करेगी इनसाइड द प्रोग्राम, या वो manifest.xml फाइल को जब पार्स करेगी टू फाइंड दैट कैटेगरी, इट वुडंट फाइंड दिस कैटेगरी एंड यू विल बी गिवन अ रन टाइम एरर, बिकॉज आपने एक इंटेंट डिफाइन किया है, एक एक्शन डिफाइन किया है जिसके अगेंस्ट जो आप जिस टाइप की एप्लीकेशंस को आप चाहते हैं कि वो हैंडल करे, जिस टाइप की एक्टिविटीज़ जिस कैटेगरी की एक्टिविटीज़ को आप चाहते हैं कि वो हैंडल करे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज माई ऐप इज़ नॉट डिफाइंड inside your manifest.xml. So now it will give you a runtime. So this is how the intents are interrelated with activities. This is how intents help activities to interrelate each other, to call each other, to pass information with each other. लेकिन intents का जिक्र complete नहीं होगा until and unless we talk about the broadcast receiver. That is yet another category, yet another basic building blocks of Android development. Intents pass information. Intents send information from one activity to another. लेकिन until and unless there is somebody
sitting on the other end to listen to that message, your action wouldn't be performed. ये उसी तरीके से है कि आप तो अपने ब्राउज़र पे लिख देंगे http://www.vu.edu.pk and you press enter. आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी हैं, आपका ब्राउज़र भी ठीक चल रहा है, यू हैव अ वेरी गुड स्पीड, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन अगर वीयू की साइड पे जो सर्वर है दैट इज़ स्लो और दैट इज़ डाउन, या वहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल ही अगर नहीं चल रहा, तो देन यू वुडंट गेट एनी रिजल्ट. तो देयर इज़ कम्युनिकेशन में देयर इज़ अ फंडामेंटल रूल. कम्युनिकेशन हम कहते ही उसको है दैट देयर इज़ वन सेंडर एंड अदर रिसीवर. अगर हमारे पास सिर्फ एक सेंडर है एंड देयर इज़ नो रिसीवर, या अगर हमारे पास सिर्फ रिसीवर है एंड देयर इज़ नो सेंडर, देन देयर इज़ नो कम्युनिकेशन गोइंग ऑन. तो इंटेंट्स के केस में भी this scenario is true that we have to have a sender and a receiver. तो हम intents को तो हम कहते हैं कि ये एक मैसेज पासिंग मैकेनिज्म है, और इस मैसेज पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन कॉल अदर एक्टिविटीज़, वी कैन परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, वी कैन डिस्क्राइब different applications or activities that can override it. इंटेंट कैटेगरी डिफाइन करने का या इंटेंट फिल्टर्स डिफाइन करने का एक मकसद ये भी होता है दैट इफ़ यू वांट टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन दैट इज़ सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ एंड्रॉयड के जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी बजाय कोई और एक्टिविटी उसको हैंडल करे, तो दैट इज़ वेयर योर इंटेंट फिल्टर्स कम इन. तो अगर आप चाहते हैं कि SMS जो है वो डिफ़ॉल्ट SMS रिसीवर उसको हैंडल ना करे, या जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो आपकी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल ना करे, एंड इंस्टेड देयर इज शुड बी अनदर एक्टिविटी जो आपने खुद बनाई है वो उसको हैंडल करे, तो दैट इज़ पॉसिबल थ्रू इंटेंट फिल्टर्स. लेकिन इन दिस होल कॉन्सेप्ट, इन दिस होल डिस्कशन, वी मिस्ड a very vital component, and that was this receiving part. कि इंटेंट्स ने तो मैसेज पास कर दिया, और जब मैसेज रिसीव होगा तो कुछ एक्शन भी परफॉर्म हो जाएंगे उसके अगेंस्ट. लेकिन वो मैसेज रिसीव कौन करेगा, हमने अभी तक उसको डिस्कस नहीं किया. दैट व्हाट वुड बी द कंपोनेंट दैट विल बी रिसीविंग दैट मैसेज, एंड दैट कंपोनेंट इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर. द पर्पस ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर इज ऑब्वियस, that it receives any message that is broadcasted among the components that are present inside the operating system. So whenever an action is performed, yeah, whenever a message comes in, it is broadcasted, and broadcast receiver are the ones who receive this message and then take appropriate action. For example, when the SMS comes in, a message is broadcasted that okay, there is an SMS that is coming in. अब इसकी लॉजिक भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि why should we broadcast something, जबकि हमें पता है कि who is the activity that would be handling certain type of application. For example, जब SMS आएगा so we know that there is an SMS handler that will be handling all the SMS. या जब ब्राउज़र से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी तो there is a particular application that will be handling all the browser related functionalities. तो हम डायरेक्टली उसी को क्यों नहीं हैंड ओवर कर देते? This is because we can write our own activities that can override the default activity. SMS handler जो है हम उसको override कर सकते हैं, and that is the beauty of the Android operating system, that nothing is imposed. अगर if you are not satisfied with the way your SMS program or SMS activity जो default है that is functioning,
या आपकी कोई स्पेशलाइज नीड है, देन यू कैन ओवरराइड इट. आप ब्राउजर से जो ब्राउजर एक्टिविटी है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन राइट योर ओन वन एंड देन यू कैन ओवरराइड द सिस्टम सो दैट योर SMS हैंडलर और योर ब्राउजर शुड बी गिवन प्रेफरेंस. तो इसीलिए जब मैसेज आता है कोई भी तो वो ब्रॉडकास्ट होता है, एंड देन ब्रॉडकास्ट रिसीवर विल टेक अप दैट मैसेज एंड देन take up the action that is defined in intent filters. That is the category that is supposed to handle those kind of messages that is defined inside the Android manifest.exe. इसकी एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें, that is a program that will incorporate both intents and broadcast receivers. पहले तो हमने एक सिर्फ इंटेंट की एग्जांपल देख ली बड़ी एक लिमिटेड स्केल पे, दैट वी आर यूटिलाइजिंग द एक्टिविटीज दैट आर रिजाइडिंग इनसाइड. हमारी जो एक्शंस हैं वो भी हमारी फ़ोन से जनरेट हो रहे हैं, दैट वी आर क्लिकिंग अ बटन एंड उसके रिजल्ट में हमारी एक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है या हमारी एक एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है. नाउ लेट्स डू इट अदर वे अराउंड एंड लेट्स इन्वॉल्व some external factors inside it. और external factors क्या है? External factors would be that I want my activity to be launched as a result of an SMS that will come in. तो जब भी कोई मुझे SMS भेजेगा तो मेरी एक custom made application है that will get involved. इसको अगर रियल लाइफ सिनेरियो में मैप कर लें तो आई हैव एन एप्लीकेशन दैट कीप्स ट्रैक ऑफ माय अदर फोन. just for the sake of example, I have two phones and they keep track. I have an application that keep tracks of them. और मैकेनिज्म जो उसके लिए है, आई एम नॉट यूजिंग वेब, क्योंकि एक मैकेनिज्म तो ये भी हो सकता है कि आई विल गो थ्रू वेब, लेकिन मैं वेब के थ्रू नहीं जा रहा. आई एम गोइंग थ्रू द राउट ऑफ SMS और मैं अपनी लोकेशंस जो है वो SMS के थ्रू एक्सचेंज कर रहा हूँ. नाउ इफ आई लेट दिस इंफॉर्मेशन पास थ्रू लाइक फ्रीली, इट प्रॉब्ली वुडंट बी ऑफ एनी यूज टू मी. अगर मेरे SMS इनबॉक्स जो है उसमें एक हर थोड़ी देर बाद एक मैसेज आ रहा है saying that the longitude and latitude is this, longitude and latitude is this. First of all, मेरा जो inbox है वो ऐसा ऐसा जो है वो increase करता जाएगा उसका size. Secondly, this is the information that I will definitely need to take it to another program, say for example Maps, in order to see what exactly it means. तो उसका inbox में ऐसा कोई काम नहीं है. So for making an elegant solution, what should I do is that I should intercept that SMS, that particular SMS, before it reaches the inbox and then process it in the background. मुझे उसको inbox तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए. या अगर वो inbox में पहुंच जाता है तो then I should delete it, so that my inbox gives me a clean look, और background में there should be some activities that are being performed that will keep track of my locations. Because ये तो नहीं होगा कि अगर मैंने दूसरा फ़ोन जो है उसमें मैंने अगर periodic SMS रखे हुए, for example, that is every 10 minutes I want an SMS telling me where exactly my other phone is. या फ़ोन की एग्जांपल तो थोड़ी सी फार फ्लैश्ड हो गई. हमने कार ट्रैकिंग सिस्टम की एक बात की थी. तो इफ आई वांट टू कीप ट्रैक ऑफ माय कार, एंड मैंने जो उसको जिस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है, दैट इज दैट एवरी फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स इट शुड ब्रॉडकास्ट अ मैसेज एंड टेल मी द लोकेशन ऑफ माय कार. और अब मेरे फोन के अंदर उसका मैकेनिज्म क्या है, दैट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आई कैन डू विद इट, लेकिन एक चीज दैट आई certainly don't want to do is that all these messages
sitting inside my inbox, taking up all the space. Because this is a message that is being generated every 10 minutes or 5 minutes, or my inbox will start filling up by time, and this is the information that just by looking at it, अगर मैं inbox अपना खोलता हूँ और ये messages देखता हूँ, तो it wouldn't make any sense. A longitude, latitude number wouldn't make any sense until and unless मैं उसको किसी maps के program पर port करूँ, और it will show me the exact place where this is located. So I want some background processing to be done. अब background processing का element कहाँ से आएगा इसमें? If you remember, when we discussed some fundamental components of Android program building, तो उसमें हमने discuss किया था that there is a component that is called services. The idea of services is that these are programs that are run in the background. That is, they don't have a UI component, and they run in the background and provide functionalities from the background. These applications running in the background do some useful actions for us, and usually don't have, or definitely don't have, a UI component. So these services, and अब ये जो हम scenario discuss कर रहे हैं, that we have a sender and receiver SMS application, तो इसमें definitely we are going to use this services component. So before हम इस अपनी example को थोड़ा सा और discuss करें, let's discuss services component a bit briefly, so that जब हम इसको example scenario में incorporate करने की कोशिश करें, तो we know exactly what we are trying to do, and or what we are trying to achieve by including this component. Services component जब हम लिखते हैं, जिस तरह activity, when we write an activity component, तो हम उसको extend करते हैं from activity. So usually what we write is my activity extends activity. इसी तरीके से एक services का component जब लिखा जाता है, तो that is written like service का नाम, my service extend services, or extend service. This is saying that I am trying to write a component of the type of the nature service. जिस तरीके से दूसरा component जो है, जब हम वो लिखते हैं, तो then activity का component जब हम लिखते होते हैं, तो हम जब कहते हैं कि extend activity, that means that we are trying to write a component of the type activity. तो उसके जो भी default mechanism है, वो हम यहाँ पर inherit कर लेते हैं. For example, जब हम activity लिख रहे होते हैं, तो जब उसकी जो तमाम functions हैं, उसके जो तमाम methods हैं, वो हमें available हो जाते हैं. On create हमारे पास आ जाता है, on destroy आ जाता है, on pause आ जाता है, on resume आ जाता है. All these things come to us because now we are by come to us, I mean we can use them because now we are writing a component that is of type activity. तो जब हम services का component लिखना शुरू करते हैं, तो what is the methods that we are going to utilize? Services का component जो है, that is much simpler than an activity component. Because of its inherent nature कि ये background में काम कर रहा होगा, there is only two states that gets involved. The first one is start activity or start services, sorry, and the other one is destroy service. And that is the only two that we are concerned with. Unlike activity life cycle, जहाँ पर हमारे पास start भी था, create भी था, we had destroyed, we have paused, we have resumed, all these things. In services, we have only two things: start activity, destroy activity. And this makes sense too, because activity is the UI component. This is something that we see in front of us.
user can interact with it. And sometime if we launch another application, it will get overwritten, it will lose focus. तो जहाँ पर वो क्रिएट भी हो सकती है और वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, वहाँ पर वो पॉज भी हो सकती है बिकॉज सम अदर एप्लीकेशन उसके ऊपर आ गई एंड इट द एप्लीकेशन लॉस्ट. एंड सिमिलर वे हम बैक का बटन दबाकर उसको दोबारा फोकस में भी ला सकते. तो देन वी हैव दिस रिज्यूम फंक्शन देयर टू. लेकिन सर्विसेज क्योंकि उनका यूआई का कंपोनेंट कोई नहीं है, they are running only in the background, so then only two states that make sense and as services component are start service and destroy service. That is, what are the actions that we would like to perform when this service is started, and what is the action that we would like to perform when this service is destroyed. On the screen, I am trying to show you a sample service component. हमने एक simple services का component लिखा है. Now let's see what are the programming elements that goes inside writing a service. So when we are writing a service, we have first of all the override method. That is very important. Activity के केस में हमारा override method कौन सा था? Activity के केस में हमारा override method था onCreate. कि जब ये एक्टिविटी क्रिएट होती है तो व्हाट वी आर सपोज टू डू. सर्विसेज के केस में हमारा जो ओवरराइड मेथड है दैट इज ऑन बाइंड. दैट इज विच मेथड और विच एक्टिविटी दिस सर्विस हैज टू बाइंड टू. बिकॉज हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो प्रोग्रामिंग ब्लॉक है, हु विल परफॉर्म समथिंग इज स्टिल एन एक्टिविटी. So what we are trying to do is on bind method we are trying to bind this service to an activity. तो हम एक सर्विस को एक लॉजिक के साथ बाइंड कर रहे हैं. And then the other two methods as I described earlier is on create and on destroy. या on start service and on destroy. हम इस सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे. हम अपनी ये जो डिस्कशन है to how to write a service, हम इसको कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे that what roles that on create या on start service and on destroy service plays. और फिर हम इस सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को अपनी जो एग्जांपल है सेंड एंड रिसीव एसएमएस वाली, हम उस पर मैप किस तरीके से करेंगे. एंड देन वी विल आल्सो सी दैट हाउ दिस इंटेंट्स, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और सर्विसेज, इन तीनों का जो हमने ट्राइका बनाया है, एक ये तीन जो कंपोनेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं एक साथ, ये तीनों इकट्ठे किस तरीके से काम कर सकते हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. मीनवाइल प्लीज डू प्रैक्टिस these programming exercises and let us know if you have incur any problems meanwhile. Till our next meeting, I am your instructor Abdul Aziz signing off. Allah Hafiz.